हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास में। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी की श्रृंखला हम लोग कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं और आज हमारा एसएससी जीडी का 11 जनवरी 2023 शिफ्ट चौथी शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चन आपके होंगे PIQ के रूप में। ठीक है, तो ये जितने भी है सारे क्या है क्वेश्चन आपके कैसे हैं, तो PYQ हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। आइए चलते हैं, आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डैश 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 एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, राष्ट्रीय भुगतानकर्ता प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या राष्ट्रीय भुगतान योजना। तो ये देखो यहाँ से क्या सही है, ये है आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस। ठीक है ना, एनपीएस। हालांकि ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 2004 से। कब से हुआ था, 2004 से इसे क्या किया था, शुरू किया गया था। ठीक है ना। अब देखो अभी नया आपने देखा यूपीएस आया है, आया ना यूपीएस यानी यूनिफाइड, कुछ ऐसा ही है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यही तो है ना, पेंशन स्कीम आया हुआ है जो भी चर्चा में काफ़ी था, जो केंद्र के कर्मचारियों के लिए है। ये किसके लिए शुरू किया गया है, अभी केंद्र के कर्मचारियों के लिए। ठीक है, यूपीएस आया हुआ है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश डैश के दशक के मध्य से डैश डैश के दशक के मध्य तक था। भाई हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक था, तो ये था 1960 से लेकर 1970 के दशक के बीच में था। अब देखो जो हरित क्रांति की हम लोग बात करते हैं, तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उनका नाम है विलियम एस गॉड। ये नाम है, आपको नहीं लगना चाहिए कि MS स्वामीनाथन है। ठीक है, उनकी कहानी भाई अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन, ये भारत में क्या माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त देखेंगे तो एक है नॉर्मन ई बोरलाग। ठीक है, ये कौन है, तो ये मान लो ये विश्व में ये क्या माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना। तो और आज कभी आ जाए कि जो आपके डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग हैं। अच्छा, ये बोरलाग एक पुरस्कार होता है जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक क्या होता है बोरलाग और एक पुरस्कार होता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग को क्या मिल चुका है, इनको मिल चुका है नोबेल प्राइज। किस क्षेत्र में, भाई ये कृषि वैज्ञानिक थे, ये थे क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि क्षेत्र में मिलता है क्या नोबेल, नहीं मिलता। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग को ध्यान रखिएगा कि शांति क्षेत्र में इनको क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार। अब देखो ये कृषि वैज्ञानिक हैं तो नोबेल पुरस्कार
भाई कृषि के क्षेत्र में तो नहीं दिया जाता है नहीं, इसलिए ध्यान रखेंगे इसे शांति का नोबेल कहते हैं। ठीक है, और ये जो जो बोरलाग पुरस्कार है इसे कृषि का नोबेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं भाई कृषि का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, कृषि का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है ना, इसकी शुरुआत अगर पूछेगा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो इसको थर्ड पंचवर्षीय योजना को हम लोग मानते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति क्या हुई? शुरू मानी जाती है। ठीक है, तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पड़ा था। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? ये कह रहा 1971, चौथी, 8वीं, छठी, दूसरी, ठीक है, किसमें? अब 1971 की बात है, तो 1971 को हम लोग देखेंगे तो 1971 में कौन चल रहा था? तो क्या आप देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? चौथी। क्यों चौथी पंचवर्षीय योजना चली? कब से कब तक थी? तो ये चली थी 1959 से लेकर 1974 तक चली थी। तो 71 तो इसके बीच में ही आएगा, 71 तो इसके बीच में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो छठी, दूसरी, 8वीं, हाँ ठीक है। अगर देखा जाए ये भारत और पाक के बीच में। अच्छा, एक आपने सुना होगा कि जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, यानी तीसरी जो 5 ईयर प्लान था, ये चला था कब से कब तक? तो ये चला था 1961 से 1966 के बीच चला था। 1961-66 में चला था। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दो युद्ध हो रहे हैं, एक हो रहा है 1962 में, एक हो रहा है 1965 में। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना तो है। तो यहाँ पे हो रहा है भारत चीन के बीच, यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है भारत और पाक के बीच, भारत व पाक के बीच हो रहा है। ठीक है, भारत और पाक के बीच हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये तीसरी वाले में ध्यान रखना है। बाकी एक आप देखो कारगिल युद्ध भी हुआ था। भाई कारगिल युद्ध की बात करते हैं, कारगिल युद्ध की बात करते हैं, तो ये कब हुआ था? तो जुलाई 1999, नहीं जुलाई 1999। तो अब 1999 की बात है, तो इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी? ठीक है, इस समय अगर देखा जाए तो 1999 में, तो अगर जो देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली से कब तक चली थी? तो ये चली थी 2012 से लेकर 2017 के बीच, है नहीं। फिर उसके बाद में देखा जाए तो 7 से 12 11 चला था, है नहीं। 2002 से लेकर 2007 तक आपकी 10वीं चली थी, है नहीं। बाकी आप देखेंगे तो 1997 से लेकर, ठीक है, और 2002 तक चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये कौन सी थी? तो ये 9th, ठीक है ना, 9th 5 ईयर प्लान के समय ये हुआ था। ठीक है, जो चला था 1997 से 2002, 1997 से 2002। ठीक है, तो ये कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था बताओ जरा, है नहीं, कब किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे मार्च 2 हो गए हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इसको 2 कर लो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 कर लो।
तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने 2 कर लिया। तो बताओ जरा सही आंसर क्या होगा इसका। तो कहेंगे मार्च 1919, ठीक है, मार्च 1919, ठीक है। तो ये जो खिलाफत समिति बनी थी 1919 में, बाद में इसकी अखिल भारतीय खिलाफत समिति का क्या हुआ था, बैठक भी हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। खिलाफत ये समिति क्यों बनी थी, क्योंकि आपने देखा था इसलिए बनाया गया था ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था तो उसमें ब्रिटेन जीत चुका था और वो क्या करता, तुर्की का विभाजन करता, खलीफा के पद को समाप्त करता। तो उसके जो भारतीय मुसलमान थे वो खलीफा पद को बचाने के लिए इन्होंने खिलाफत कमेटी का क्या किया था, गठन किया था। बाकी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसी बहुत सारी समस्याएं भी साथ में इंक्लूड थी। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्क थ्रो में प्रयुक्त डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है, ठीक है। हमने वो डिस्क देखा है, उसका व्यास कितना होता है, कह रहा वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर, वजन में 3 kg और व्यास में 24 सेंटीमीटर, वजन में 2.5 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर, वजन में 2 kg और व्यास में 23 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो भैया वजन में तो 2 होता है kg और व्यास जो होता है वो 22 सेंटीमीटर ही होता है डिस्क थ्रो, ठीक है ना। डिस्क थ्रो देखा ना, ऐसे एक चक्का सा रहता है उसमें। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश डैश के आसपास यानी कि आसपास, ठीक है, आसपास, तो डैश के आसपास, ठीक है, आसपास, ठीक है। तो आसपास यहाँ से देखो ये कह रहा है कि डैश में आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। भाई सीधा नियंत्रण कहाँ पे होगा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या लुम्बिनी, क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी ना, राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या था, सीधा नियंत्रण हुआ करता था। क्या होता था, सीधा नियंत्रण इन लोगों को यहाँ पे हुआ करता था। अच्छा अब हम लोग बात करें तो जो आपका मौर्य साम्राज्य है ये 4 भागों में, इसको चारों दिशाओं में इनका शासन ये चल रहा था, ठीक है। तो अगर चारों दिशाओं में चल रहा था तो फिर कहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो देखो उत्तर में इनका था तक्षशिला था, ठीक है। दक्षिण में क्या था इनका, स्वर्णगिरी, क्या था, स्वर्णगिरी वाला हिस्सा था, क्या था, स्वर्णगिरी वाला। पश्चिम में अगर चलेंगे तो उज्जैन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उज्जैन मिल जाएगा। पश्चिम में इनका कौन सा था, उज्जैन था। पूर्व में इनका क्या था, तो था तोशली, क्या थी, तोशली, ठीक है। तो ये इनका क्या था, क्षेत्र का विस्तार था। और मिडल में लोग अपना क्या बना रखे थे, पाटलिपुत्र बना रखे थे जो राजधानी थी। ऐसे पूछ सकता है ना आपसे कि मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी थी, पश्चिमी उज्जैन, उत्तरी तक्षशिला और तोशली, पूर्वी और पूरा केंद्र क्या था राजधानी का, वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र मतलब पटना। ऊपर से मृदा के तीसरी परत की पहचान कीजिए। उपमृदा, अपक्षय रहित, आधारी, चट्टानी मृदा, ऊपरी मृदा या अध स्तरीय अपक्षयित चट्टानी, आधारी चट्टानी। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है। जब मैंने आपसे मिट्टियाँ आप अगर पढ़े होंगे, मिट्टी आपने अगर पढ़ी है तो मैंने मृदा प्रोफाइल या सॉइल ऐसे पढ़ाया है इस तरीके से। तो मैंने बताया इसमें लेयर होती हैं, क्या होती हैं, लेयर होती हैं। ऊपर वाली क्या होती है, ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर, ठीक है। ये लेयर इस तरीके से काम करती हैं, ये होती हैं, ठीक है। तो इसमें खासकर आप देखेंगे तो जो ये वाली लेयर होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी आपके किस वाली लेयर में पाई जाएगी, ये वाली जो आपकी लेयर होगी आपकी वो ए लेयर या बी लेयर या सी लेयर, ठीक है। तो ये आपकी मिलेगी किसमें, तो ये मिलेगी आपकी सी लेयर में, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी आपकी, सी लेयर में मिलेगी, ठीक है, सी लेयर में मिलेगी।
ऊपरी जो मृदा होती है आपकी ये ऊपरी मृदा जो है वो ए लेयर में होती है, ऊपरी मृदा, ठीक है। और जो आपका उप मृदा जो है ये आपका बी लेयर में होता है। किस में होता है? बी लेयर में था, ये सी लेयर में होता है, ठीक है। तो मृदा प्रोफाइल हमने पढ़ा है ना इस तरीके से। चलो आगे आते हैं। 1 मई 2022 नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? गीता गोपीनाथ, सुमन बेरी, डॉक्टर हिरेन जोशी, रंजन गोगोई। तो इसमें सही आंसर क्या है? सुमन वेरी, ठीक है, सुमन वेरी ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग, ठीक है ना, कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को बना ये, ठीक है, नीति आयोग। इसके भाई अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होंगे कौन? जो वर्तमान में पीएम होगा वो होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, ये कहीं संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान अगर बात करते हैं तो इस समय जो सीईओ की बात करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इस समय, वो है कौन? वो है इस समय भाई आर सुब्रमण्यम। कौन है? आर सुब्रमण्यम, ठीक है। चलो, तो ये थिंक टैंक है भारत का। भारत में दशक की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? कारपोरेट, गृह मंत्रालय, वित्त या सांख्यिकी? तो ये हमें पता है कि ये तो गृह मंत्रालय कराता है। कौन सा आर्टिकल? 246 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, 246 अनुच्छेद के अंतर्गत कराता है। और थोड़ी सी मैं यहाँ बात कर लूँ तो देखो कि जो आपकी 2011 की जनगणना थी ना, 2011 की जो जनगणना जो थी, ये ध्यान रखेंगे कि ये स्वतंत्र भारत की 7वीं व भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका अगर देखा जाए तो इसका लोगो क्या था, या इसका आदर्श वाक्य क्या था? लोगो क्या था? इसका लोगो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। इसके अलावा तो जो 2011 के कह सकते हो जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम था सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। डैश 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 के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? प्रतिभूति बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये किसके पास है? ये है आरबीआई के पास है। तो आरबीआई को ध्यान रखना, आरबीआई की स्थापना बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो भाई अप्रैल 1935, ठीक है। लेकिन एक्ट कौन सा था? एक्ट इसका कौन सा था? तो 1934 के एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? गवर्नर, इनका नाम क्या था? ऑसबोर्न स्मिथ, ये नाम था। लेकिन इसके प्रथम भारतीय गवर्नर यानी कि फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे देशमुख चिंतामणि, नाम था ना, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, देशमुख, ठीक है, ये थे, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगर देखिए केंद्रीय बैंक है, 2019 में भारत डैश डैश मिलियन टन इस्पात का
विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है कि भारत तो दूसरे पे आ गया है, लेकिन पहले पे चीन है। तो इसमें कितना टन था कच्चा माल, यानी कच्चा इस्पात जो है ना, रॉ जो कह सकते हैं कि इस्पात है, उसके उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट पे कौन है फिर? फर्स्ट पे है चीन। कौन है? चीन। गोम्फ नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो अब इसे देखो गोम्फ, तो मेरे से लग रहा है कि फिर उसी से मिलता जुलता नाम कोई होगा, लगा लो। तो गोवा कौन सा जाएगा? गोवा। तो जो गोवा है ये पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? गोवा में अगर और देखेंगे लोक नृत्यों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपने सुना होगा फुगड़ी। देखो फुगड़ी, फुगड़ी नृत्य यहाँ का फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको सिगमो फेस्टिवल बड़ी भैया फेमस है। सिगमो फेस्टिवल बड़ी फेमस है। बाकी प्रसिद्ध तो यहाँ पे अंगूर महोत्सव भी है, अंगूर महोत्सव भी है। बाकी यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर, फ्रांसिस जेवियर पर्व भी यहाँ पे मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सनबर्न फेस्टिवल भी यहाँ पे भैया फेमस है। ठीक है, फेमस है। ठीक है। बाकी देखो बिहार में कोई है क्या? तो यहाँ पे बिहार में एक कौन सा है? जटिन है नी। इसके अलावा गंगिया, क्या है? गंगिया लोक नृत्य यहाँ फेमस है। उसके अलावा विदेशिया, कौन सा है? विदेशिया लोक नृत्य यहाँ पे फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो डोमकच भी फेमस है। ठीक है, ये है। यूपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूपी में कौन है? नौटंकी की बात करते हैं भाई, नौटंकी। इसके अलावा यहाँ पे सैरा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे चरकुला क्या फेमस है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे घोड़ा नृत्य फेमस है, घोड़ा नृत्य फेमस है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना। उड़ीसा में कई सारे पर्व हैं, आपने सुना होगा। यहाँ पे उड़ीसा में एक पर्व है नुआखाई पर्व, धानु यात्रा, बाली यात्रा यहाँ का एक फेमस पर्व है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु संख्या 33 है? 33 है। तो इसमें नियॉन आपने देखा होगा, नियॉन है नी, नियॉन। तो नियॉन की कितनी है? तो नियॉन की तो 10 है ना। नियॉन की कितनी है? नियॉन की 10 है। लेकिन इसका आंसर क्या है? देखो परमाणु संख्या 33 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा है ना, पीरियोडिक, उसमें किस नंबर पे ये परमाणु आता है, ठीक है ना, वो उस किस स्थान पे आता है। तो ये आर्सेनिक का है। ठीक है, किसका है? आर्सेनिक का है। बाकी नियॉन का परमाणु संख्या तो 10 होता है। कितना? 10 होता है। आयोडीन की बात करें तो इसकी तो 53 होता है। बेरियम की बात करें तो बेरियम का कितना होता है? इसका 56 होता है। कितना होता है? बेरियम का 56 होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो 1913 में मोजले, किसने बनाया था? मोजले ने। ठीक है, मोजले। ठीक है, इन्होंने बनाया था, इन्होंने बनाया था। ठीक है। बाकी मेंडलीव की आवर्त सारणी दूसरी थी। ठीक है, वो 1863 में बनाया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी दूसरी थी, नहीं आधुनिक वाली ये मोजले की ही थी। ठीक है, मोजले की। तो आर्सेनिक, ध्यान रखना, आर्सेनिक। अगला है अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी, लावड़ी, कथकली या भरतनाट्यम, या फिर भरतनाट्यम। जिसमें देखो
आपने सुना होगा कुचिपुड़ी, है नहीं, इसके लिए प्रसिद्ध ये नृत्यांगना है अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन। बाकी अन्यों की ये है कहाँ का, तो ये कहेंगे है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अन्य नृत्यांगना की बात करें तो इसमें देखो, इसमें हो जाएंगी राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, ठीक है, राधा रेड्डी। बाकी कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी ध्यान ना, इसमें मटकी नृत्य आकर्षण बिंदु है इस नृत्य का, ठीक है, आकर्षण बिंदु है। लावड़ी ये लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र क्या है, लोक नृत्य है। वैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य और भी है, उसका नाम है तमाशा। क्या है, तमाशा। एक है कला नृत्य, इसके अलावा दिंडी नृत्य, ठीक है, दिंडी नृत्य ये भी फेमस है यहाँ का। कथकली तो ठीक है केरल का है, ये कहाँ का है, केरल का है। बाकी भरतनाट्यम तो सबसे प्राचीन क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अगला जाओ, निम्नलिखित में से कोशिका आकृति का कौन सा युग्म सही है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार आकृति की होती हैं, पेशी कोशिकाएं धुरी के आकार की होती हैं। हालांकि ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो रक्त जो है, ब्लड, एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी पूरे शरीर को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4%, ठीक है, 7.4%, ठीक है। ब्लड हिमेटोलॉजी, हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश डैश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। तो हेमिस जो पर्व है, हेमिस मठ भी है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो हेमिस ये है, ये बौद्धों का क्या है, पर्व है, ठीक है, बौद्धों का क्या है, ये पर्व है, बौद्ध मठ है, वहाँ पे ये किया जाता है। लद्दाख में अन्य अगर देखें, अन्य की हम लोग बात करें, अन्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक सिंधु दर्शन बड़ी फेमस है, सिंधु दर्शन महोत्सव यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे क्या है, लोसर फेस्टिवल फेमस है ना, लोसर तिब्बती बौद्ध धर्मों का ये फेमस चीज़ है, ठीक है। चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन है, तो बताना आपको, ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर, ये क्या है, संस्थापक हैं, अंग्रेज हैं, संस्थापक हैं चंडीगढ़ के। अगर देखो, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव। तो ये किया गया था इंडोनेशिया में। 4 साल बाद होता है। तो 2022 वाला कहाँ हुआ एशियाई खेल, ये हुआ चीन में, हांगझाऊ में, चीन में। और 2026 वाला कहाँ पे होगा एशियाई खेल, ये होगा जापान में। तो आपसे ये आगामी पूछ सकता है कि 2026 वाला कहाँ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, नहीं जोड़ा गया था। देखो ये सब तो जोड़ा गया था, अभी हमने आगे पीछे बढ़ के आ रहे हैं कि भैया 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ये तो कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वें अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में बना था ना, उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखो,
अगला है सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी। ठीक है, ये उस समय का है, ठीक है ना, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है भाई, क्यों उस समय का था। अच्छा, शक्तिकांत दास जो है ये क्या है, ये वर्तमान में आरबीआई के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, गवर्नर है, ठीक है, 25वें नंबर के। काफ़ी लंबे समय तो रुक गए शक्तिकांत दास। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। उच्च शिक्षा, भारत का नागरिक, लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, 35 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु। तो ठीक है भाई, ये कहीं नहीं लिखा है कि उसके पास उस उच्च शिक्षा हो, है नहीं, कहीं लिखा है। बाकी ये चीज़ें तीनों भाई होनी चाहिए, ये अनिवार्य है तीनों, ठीक है, बाकी ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है 20 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही।